गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नवंबर 15 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग। तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, फिर डिटेल में जाएंगे उसके बाद हम लोग। तो पहला टॉपिक रहने वाला है कोप के बारे में और इंडिया के बारे में। कोप आप समझ ही रहे हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की हम लोग बात करते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ग्रुपिंग होती है, गैदरिंग होती है। तो उसमें इंडिया ने अभी कौन कौन सी बातें कही हैं वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है जानना। उसके अलावा दो तरह की हमारे पास इन्फ्लेशन होती है, एक हमारे पास रिटेल इन्फ्लेशन होती है, दूसरी होलसेल इन्फ्लेशन होती है। तो रिटेल और होलसेल दोनों के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे और यहीं से कुछ एमसीक्यूज भी हम लोगों ने इंक्लूड यहाँ पे किए हुए हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात कही है, उसके बारे में जानेंगे। और हमारे कंट्री में रिलीजियस कन्वर्जन को लेके क्या क्या कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो सब थोड़ा यहाँ पे देखने वाले हैं। बाली समिट के बारे में बात करेंगे, जो भी कि अभी G20 के लिए हो रहा है। आपको पता ही है कि 2023 के अंदर जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आने वाली है, तो उसमें थोड़ा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर छोटा सा एक चार्ट्स दिए गए हैं, वो भी हम थोड़ा जानेंगे, क्योंकि जब कोप होता है तो क्लाइमेट चेंज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके अलावा एक एडिटोरियल है हमारे पास एजुकेशन को लेके, एजुकेशन और खासकर चिल्ड्रन, राइट। तो गवर्नमेंट ने अब तक कौन कौन से स्टेप लिए हैं, क्यों वो फेल हो गए और क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं ताकि चिल्ड्रन एजुकेशन को हम लोग इंप्रूव कर सके, उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फ्रंट पेज से ही तो ये क्या क्या माहौल बन रहा है आज। देखिए पहला तो एटॉमिक एनर्जी, हाइड्रोजन पावर, इंडियाज नेट जीरो प्लान। देखिए यहां से लेके चलता हूं आपको। नेट जीरो का मतलब क्या होता है? नेट जीरो का आपको पता समझ वैसे पहले अच्छे से पता ही है। इसका मतलब होता है कि भैया जो आउटगोइंग होती है और जो इनकमिंग होती है उसकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। मतलब जो हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो जितना आप रिलीज करोगे उतना ही आप एब्जॉर्ब भी करोगे, समझ रहे हो। तो जितना आप रिलीज करोगे उतना ही उसको जो है सीक्वेस्ट्रेशन करोगे। उसके एक ज्योग्राफिकल टर्म होती है सीक्वेस्ट्रेशन, और सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि उसको रिमूव किया जाता है। और सीक्वेस्ट्रेशन को करने का तरीका होता है कार्बन सिंक। तो आपको कार्बन सिंक क्रिएट करना है, जैसे हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो भी कार्बन सिंक होते हैं, राइट। तो ये मतलब होता है नेट जीरो का, कि जितना ग्रीन हाउस गैस हम लोग रिलीज करेंगे उतना ही ग्रीन हाउस गैस को हम लोग एटमॉस्फेयर से रिमूव भी करेंगे। और हर कंट्री ने यहाँ पे अपने अपने टारगेट दिए हुए हैं। इंडिया का जो टारगेट है वो है 2070, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जो कि कार्बन नेगेटिव है। वैसे तो दुनिया के सारे कार्बन पॉजिटिव ही हैं। कार्बन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि ये कंट्री ऐसी है जो ग्रीन हाउस गैस को जब जितना रिलीज करती है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब कार्बन नेगेटिव। तो ये एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया में बेसिकली ज्यादा ऑक्सीजन को रिलीज करती है रादर देन ग्रीन हाउस गैसेस। तो मतलब ये कोई बहुत अच्छी एनालॉजी नहीं है, बट आप इस तरह से कह सकते हो कि उनकी आउटगोइंग कम है और उनकी रिमूवल ज्यादा है। का नाम बताओ कमेंट सेक्शन में, मजा आएगा। तो इंडिया ने क्या क्या कहा है भैया, यहाँ पे अभी इजिप्ट के अंदर गए हुए हैं हमारे मंत्री साहब भी। तो इन्होंने देखिए क्या कहा कि हर कंट्री को अपना LTD LEDs, क्या है ये, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अब आप ये सोचिए कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आ गए, ठीक है, आप 2020 में प्रिपरेशन करने के लिए आए और आपने ये अपने आप से प्रॉमिस किया है कि आप 2024 में या 2025 में आप सिलेक्शन लोगे, राइट। क्योंकि 1.5-2 साल तक आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में ही लग जाता है। तो आपका मान लो टारगेट है 2025 कि मुझे उस समय सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो बोलने से तो नहीं होगी। उसके लिए आपको प्लान तो चाहिए, कैसे आप क्लास करोगे, आंसर राइटिंग कैसे करोगे, नोट्स मेकिंग कैसे करोगे, रिवीजन कैसे करोगे, प्लान तो चाहिए ना आपको कम से कम। तो यही होता है जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर ये कंट्रीज प्रॉमिस करती हैं, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो सिर्फ प्रॉमिस करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों बोला जाता है ना कि वादा तो तोड़ने के लिए ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप प्रॉमिस करते हो तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी बतानी पड़ती है। उसे कहते हैं LTD LEDs, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। हालांकि ये पेरिस के अंदर शुरुआत हुई थी इसकी, बट ये अभी थोड़ा सा बेटर तरीके से चल रहा है। तो इंडिया ने भी प्रॉमिस किया था, तो इंडिया ने बताया है कि भैया हम लोग खाली वादा नहीं करते हैं, हमारा जो कमिटमेंट है वो सल्लू भाई का कमिटमेंट है। एक बार वादा कर दिया, कमिटमेंट कर दिया तो फिर हम इसे पूरा करते ही करते हैं।
तो इंडिया ने अपने वादे को फुलफिल करने के लिए, प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज के ऊपर फोकस करेंगे हम लोग फ्यूचर में, जिससे हम लोग ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करेंगे। कैसे? तो एक तो इन्होंने कहा है भैया न्यूक्लियर पावर के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे इंडिया की जो जर्नी है वो पूरी दुनिया से अलग है। डेवलप्ड कंट्रीज में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद किया जा रहा है, जर्मनी, फ्रांस, जापान वगैरह में। इंडिया ने कहा है कि हम लोग फ्यूचर में अपनी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको कम से कम 3 गुना बढ़ाने वाले हैं अगले 10 सालों में। तो इंडिया में आपको और ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे। दूसरा इन्होंने ये कहा कि हम ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करेंगे फ्यूचर में, और इंडिया चाहता है कि वो दुनिया का एक इंटरनेशनल हब बने ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, राइट। तीसरा इन्होंने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो कि पेट्रोल के अंदर की जाती है, अभी हमारा टारगेट जो है 20% का है बाय 2025। इसको बाद में और ज्यादा एक्सपेंड हम लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें जो है इंडिया ने यहाँ पे कही है कि ये हमारा तरीका होगा, लॉन्ग टर्म हमारी स्ट्रेटेजी होने वाली है, राइट। तो एनर्जी एक्सेस, एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भर भारत, इंडिया ने जो बहुत सारी प्रोग्राम यहाँ पे चला रखे हैं वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं, और इस तरह से हम लोग इसको अचीव करेंगे। कैसे? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करके करेंगे। इथेनॉल ब्लेंडिंग आपको मैंने बता दिया 2025 तक हमारा टारगेट है, हमारे पेट्रोल के अंदर 20% का इथेनॉल ब्लेंडिंग होने वाली है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस करने वाले हैं, यानी कि दुनिया आपको फ्यूचर में और ज्यादा बसेस देखने को मिलेंगी, मेट्रोज देखने को मिलेंगी, ट्रेन देखने को मिलेंगी, राइट। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के ऊपर कम फोकस होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जैसे हमारे पास पैट स्कीम है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, इलेक्ट्रिफिकेशन को इम्प्रूव करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिफिकेशन इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि जो लोग घरों में जो फूड उसका वुड का यूज करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए, तो वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा पोल्यूशन फैलता है, ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती हैं। तो उसको कम किया जाएगा, रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा, और फॉरेस्ट वगैरह ट्री के ऊपर और ज्यादा फोकस करेंगे। और अभी इंडिया के जो फॉरेस्ट है ना वो टोटल कार्बन सिंक है, मतलब हमारे फॉरेस्ट काफी अच्छा काम करते हैं। और इतना एरिया है इंडिया में फॉरेस्ट का कि हम लोग कार्बन सिंक करते हैं 15% जो हम लोग रिलीज करते हैं। उसके अलावा हमारा जो एनडीसी है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो हम लोगों ने पेरिस के अंदर किया था, वो भी हम लोग 2020 तक अचीव कर लेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंडिया ने यहाँ पे डेफिनेटली बोली हैं। और पेरिस के अंदर हम लोग करके आए थे प्रॉमिस के 2030 तक हमारा जितना भी मतलब जो हम लोग अपने जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में तो प्रोडक्शन होती है ना, प्रोडक्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग अपने एमिशन को 2030 तक 45% तक रिमूव करेंगे, ये हम लोगों ने कहा था। तो हमारे पास सिर्फ 8 साल बचे हुए हैं, और 2070 तक बेसिकली हम लोग अचीव करने वाले हैं अपना ग्रीन हाउस गैस का नेट जीरो। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये कहा गया था कि अगर आपको टारगेट अचीव करने हैं तो 2030 तक 45% करना पड़ेगा, और नेट जीरो को 2050 तक अचीव करना पड़ेगा ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया को 2050 तक और इंडिया को 2070 तक। थोड़े हम लोगों ने ये बात कुछ कही थी, तो इंडिया ने भी कहा था कि भैया 45% हम लोग एमिशन को कम करेंगे 2005 के लेवल पे। देखिए यूपीएससी में आराम से सवाल पूछा जा सकता है और आप गलत भी करके आओगे। तो ये इंडिया को जो रिमूव करना है ना 45% का टारगेट, वो 2005 के लेवल पे है, वहां पे आपको वो देगा, वो 1990 देगा, रिप्लेस कर देता है, बड़ा वर्ड प्ले करता है यूपीएससी। या फिर आपको प्री इंडस्ट्रियल दे देगा। ध्यान देना है, ना तो ये प्री इंडस्ट्रियल है ना ये 1990 है, ये है आपका 2005 के लेवल से 45% हमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना है। तो ये कुछ हमारे टारगेट थे जो आपको बहुत अच्छे से पहले से पता ही है, जिसे पंचामृत कहते हैं। अगर आपको याद है पंचामृत, देखिए लिख के इंटरनेट से देख के नहीं बताना है, अगर याद है कमेंट सेक्शन में खुद टाइप करके बताओ, वो कॉपी पेस्ट वाला नहीं चाहिए मुझे। इतने साल से हम लोग कर रहे हैं इस चीज टॉपिक को, तो आई होप अभी आपको पंचामृत याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों टॉपिक आता हुआ है इन्फ्लेशन को लेके। तो रिटेल इन्फ्लेशन कूल्स टू 6.77% इन अक्टूबर फ्रॉम 7.41%। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब कंज्यूमर इन्फ्लेशन। कंज्यूमर इन्फ्लेशन मतलब जो हमें और आपको इंपैक्ट करती है। एक होता है हमारे पास होलसेल इन्फ्लेशन। होलसेल इन्फ्लेशन वो करती है प्रोड्यूसर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को इंपैक्ट करती है, कंज्यूमर के लिए नहीं होती है वो। उसमें जैसे सीमेंट का रेट हो गया, स्टील का रेट हो गया, राइट, वो सिर्फ चीजें होती हैं। ये हमारी सब्जियों के रेट हो गए, इस तरह की चीजें जो है कवर करती है कंज्यूमर प्राइस। और इनको इंडेक्स कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास WPI
और एक होता है हमारे पास सीपीआई। सीपीआई यूज किया जाता है कंज्यूमर के लिए यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के लिए, और डब्ल्यूपीआई किया जाता है आपका होलसेल के लिए यानी कि जो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर वाली इन्फ्लेशन होती है। तो देखिए क्या कहता है आर्टिकल कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी सी कम हुई है अक्टूबर के महीने में सितंबर के कंपैरिजन में। अब आप सोच रहे होंगे सर तो नवंबर चल रहा है लेकिन अक्टूबर क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि भैया ये जो डेटा होता है ना इन्फ्लेशन वाला, वो एक महीने लैग में होता है। देखिए अभी तो नवंबर चल रहा है, अभी तो 15 दिन और पड़े हुए हैं, तो ये पिछले महीने का कंपेयर करते हैं क्योंकि आपको डेटा कलेक्ट करने में, उसको प्रोसेस करने में महीने भर का समय तो चाहिए ना यार, तो इतना फास्ट सिस्टम नहीं होता है। तो सितंबर के महीने में था 7.41%, अभी हो गया है 6.77%। बट ये अभी भी आरबीआई का जो थ्रेशोल्ड है 6%, उससे ज्यादा है। थ्रेशोल्ड समझते हो कि मैक्सिमम जो लिमिट होती है, तो आरबीआई को ये मैंडेट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो इन्फ्लेशन है उसका लेवल 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो 6% ज्यादा चल रहा है। हाँ 6 से तो ज्यादा चल रहा है लेकिन कम से कम यार 7 से तो कम ही है ना। तो इन्फ्लेशन इंडिया में थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि सरकार ने आरबीआई से काफी सख्त लहजे में जवाब मांगा था कि आप बताइए इन्फ्लेशन क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। उसके बाद से आरबीआई ने थोड़ा सा सख्ती यहाँ पे बरती है और आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई कम हुई है, डिमांड कम हुई है और इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में यहाँ पे आ गया है। राइट, ये बनता है पूरे का पूरा मामला। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एक वर्ड बेसिस पॉइंट, हम बोलते हैं ना 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दिया, 50 बेसिस पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट। ये बेसिस पॉइंट क्या होता है? 100 बेसिस पॉइंट इक्वल्स 1% पॉइंट। तो 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट। 100 बेसिस पॉइंट कम हो जाते हैं तो 1% कम हो जाता है। 50 बेसिस पॉइंट कम हो जाते हैं तो आधा % कम हो जाता है। 25 बेसिस पॉइंट कम हो जाते हैं तो 1/4 जो है परसेंटेज कम हो जाता है। तो ये आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। रूरल एरिया में भी इन्फ्लेशन थोड़ी सी ज्यादा है अर्बन एरिया का कंपैरिजन में। ठीक है, जब आप वेजिटेबल्स वगैरह की बात करते हो। तो ये था पूरा का पूरा माहौल यहाँ पे जो हम लोगों ने बनाया है। बाकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई के बारे में हम लोग पहले बहुत अच्छे से चर्चाएं कर चुके हैं। अगर हम लोग मेजरमेंट की बात करें तो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है वो इसको रिलीज करता है इन्फ्लेशन के डेटा वगैरह को। राइट, और इसका जो बेस ईयर है सीपीआई का वो है 2012। 2014 से पहले आरबीआई डब्ल्यूपीआई को अपना ऑफिशियल इन्फ्लेशन मेजर इंडेक्स माना करता था, पर 2014 में इसको आरबीआई ने सीपीआई पे कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि जनता के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो डब्ल्यूपीआई से नहीं पता चलता है, वो सीपीआई से पता चलता है, कंज्यूमर रिटेल प्राइस इंडेक्स से पता चलता है। तो इन्होंने उसको उस समय में चेंज किया था। उसके अलावा सीपीआई की एक और वैरायटी होती है जिसे कहते हैं सीपीआई आईडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो खासकर बनाया जाता है। उसका जो बेस ईयर होता है वो होता है 2016 और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट में इसको जो है रिलीज करती है। थोड़ा वो कंटेंट यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए 4 तरह का हमारे पास सीपीआई होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर्स, रूरल लेबरर्स और एक होता है नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। तो इसके लिए आप ये देखिए लेबर ब्यूरो और ये लेबर ब्यूरो, ये दोनों लेबर ब्यूरो के द्वारा की जाती हैं। 2014 में ऑलरेडी यूपीएससी में प्रीलिम्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। मजे की बात बताऊं आपको, 2015 में भी पूछा गया है। 2 साल लगातार इस टॉपिक से सवाल पूछे गए लेबर ब्यूरो के विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द लेबर ब्यूरो, ये आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूपीआई के बारे में आपके लिए मैंने यहाँ पे सेपरेट कंटेंट डाल दिया है, आप इसको पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम लोगों ने इसके बारे में अच्छी खासी चर्चाएं की हुई हैं। ठीक है, तो बेसिकली रियल पिक्चर कौन करता है इन्फ्लेशन की? सीपीआई, नोट डब्ल्यूपीआई। तो थोड़ा सा होल प्ले डब्ल्यूपीआई के बारे में और सीपीआई के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है। ठीक है, तो ये है भैया यहाँ पे, और यहीं से 2010 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप क्लियरली देख सकते हो। द होल सेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन द मंथली बेसिस ओनली द कंपेयर टू सीपीआई एंड द इंडस्ट्रियल वर्कर्स द डब्ल्यूपीआई गिव्स लेस वेट टू द फूड आर्टिकल्स। आपको ये बताना है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वो 2020 में पूछा गया था, पिछले साल ही पूछा गया था, ये भी डब्ल्यूपीआई के बारे में है। स्क्रीन को थोड़ा सा हल्का सा पॉज करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और दिमाग लगा के जो है इसका आंसर यहाँ पे डालिए। तो इतना अगर आप करोगे कमेंट सेक्शन में, तो जो लोग इसका आंसर नहीं देना चाहते हैं, जिसको नहीं पता है, तो आप कम से कम अपनी अटेंडेंस दे सकते हो। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम रमैया, नमस्ते, सलाम, कुछ तो कर ही सकते हो ना कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक भी कर देना साथ के साथ में। इतना एफर्ट आप ले लो, बाकी एफर्ट आपके बिहाफ पे हम लोग ले रहे हैं। ठीक है जी, चलिए।
सुप्रीम कोर्ट सेज फोर्स्ड कन्वर्जन में अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भैया ये क्या बात हुई? देखिए, एक पीआईएल डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इसमें यह कहा गया था कि माई बाप हमारे देश में ना बहुत ज्यादा फोर्स्ड कन्वर्जन्स हो रहे हैं, राइट, खासकर ट्राइबल एरियाज के अंदर। ट्राइबल एरिया में आपको पता है गरीबी बहुत ज्यादा है, राइट, और अनपढ़ता भी बहुत ज्यादा है, तो लोग अवेयर भी नहीं है, ना वहां पे बिजली है, ना वहां पे स्कूल्स एजुकेशन है, वो ना वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है। तो उसका फायदा कुछ ऐसे लोग उठाते हैं जो अपने एजेंडा चलाते हैं रिलीजियस कन्वर्जन का। तो उन लोगों को क्या करते हैं, वो लोग राइस दे देते हैं, वीट दे दिया, कपड़े दे दिए, ठीक है, कुछ पैसे दे दिए, तो उनका कन्वर्जन करवा दिया जाता है, फिर उनको जो है ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इस तरह की चीजें ट्राइबल बेल्ट में काफी हो रही है और ये काफी डॉक्यूमेंटेड भी है, ऐसी बात नहीं है कि हवाई बातें हैं, दीज आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट्स, राइट। कई बार एक्शन ले लिया जाता है लेकिन मैक्सिमम टाइम में एक्शन यहाँ पे लिया नहीं जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ही पूरा फंडामेंटल राइट का ही वायलेशन हो रहा है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि सरकार कोई ऐसा कानून लेके आए जिसे फोर्स्ड जो कन्वर्जन है वो रुके, मास कन्वर्जन रुके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है। और सुप्रीम कोर्ट के चाहने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि कानून बनाने का काम तो पार्लियामेंट का होता है भैया, सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं होता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट उसकी क्वालिटी चेक कर सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से ठीक है कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, वो कर सकता है। बाकी बाकी काम तो पार्लियामेंट को ही करना है। तो हमारे कंट्री में जो है रिलीजियस कन्वर्जन को लेके क्या क्या जो है चीजें हैं जो अपने अपने कंट्री के अंदर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, आर्टिकल 25 क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। तो ये कहता है कि भैया कोई भी आदमी अपनी मन मर्जी का जो रिलीजन है उसको प्रोफेस कर सकता है, उसमें बिलीव कर सकता है, उसकी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकता है, उसे प्रोपोगेट कर सकता है। दिस इज राइट टू रिलीजन। बट 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में यह कहा गया था कि राइट टू रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट, बट राइट टू कन्वर्जन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आप किसी का धर्म कन्वर्ट नहीं करवा सकते जोर जबरदस्ती से। हाँ, अपनी मर्जी से वो करना चाहे, कॉन्शियस है, अब मतलब उसकी कॉन्शियस है बंदे की, 18 प्लस है, वो समझदार है, करे, कोई दिक्कत नहीं। जबरदस्ती लालच देके, फोर्सफुली डरा के धमका के लालच देके आप नहीं करवा सकते हो। तो व्हाट आर द लॉज रिगार्डिंग द रिलीजियस कन्वर्जन इन इंडिया? अलग अलग स्टेट ने अपने अपने हिसाब से, यहाँ पे देखिए सेंटर में कोई लॉ नहीं है रिलीजियस कन्वर्जन को लेके अभी तक, अलग अलग स्टेट ने बना रखा है। अरुणाचल ने, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, अभी रिसेंटली हरियाणा का भी आया था, और कर्नाटक ने तो अभी इसी साल ही किया है, ठीक है। अलग अलग प्रोविजंस हैं। देखिए, आपको हर पर्टिकुलर स्टेट को के प्रोविजंस को याद करने की जरूरत नहीं है, बट यस आप थोड़ा इसके ईयर याद कर सकते हो, अगर आप कर सको तो। नहीं कर सको तो कम से कम आप एक दो प्रोविजन तो याद कर ही सकते हो। आर्टिकल 25 तो वैसे भी याद करना ही है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ठीक, कुछ कुछ चीजें आप कर सकते हो राइट टू रिलीजन को लेके और कन्वर्जन को लेके, ठीक है जी। चलिए देखिए, एक और आज का यहाँ पे एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन है जो कि मैंने शुरुआत में आपको इंडेक्स में नहीं बताया था, बट उसको हल्का सा हम लोग देखेंगे क्योंकि ये टॉपिक हम लोगों ने कल भी किया था, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज टॉपिक कल हुआ था। तो ये समझ नहीं आ रहा कि द हिंदू वाले क्यों ऐसा करते हैं कि भाई अगर आपको आज इसका देना था टेक्स्ट में इसमें, तो आपने कल फिर आर्टिकल क्यों दिया, आप आज दे देते उसको, ठीक है। बट इन्होंने दे दिया है तो कोई बात नहीं, हल्का सा देख लेते हैं। एकलव्य स्कूल वाला जो आर्टिकल हम लोगों ने कल किया था, राइट, ये देखा याद होगा, आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास ये कंटेंट नहीं है तो मैंने कल वाला डाल दिया है वापस से, आप इसको कर सकते हो। तो एक सरकार ने स्कीम चलाई थी कुछ साल पहले 1997-1998 में, जिसमें जो ट्राइबल बेल्ट्स होती हैं, जो रिमोट एरियाज होते हैं, पिछड़े जो एरिया होते हैं, वहां पे जो है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए स्कूल बनाए जाने थे, जिन्हें कहा जाता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। बाद में इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं डेफिनेटली, तो उसको लेके ही आर्टिकल है। तो सरकार ने अभी मूड बनाया है कि भैया 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स और बनाए जाएंगे, ऐसे तालुक में, ऐसे सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसे हम लोग ब्लॉक भी कह सकते हैं, जिनकी जनसंख्या 2000 से ज्यादा है। मतलब वहां पे अगर एसटी पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा है तो कम से कम एक स्कूल बनाया जाएगा, ठीक है। और उन स्कूलों के अंदर क्या होगा, एक जो मेजर प्रोविजन है जिसको लेके ये पूरा इशू हो रहा है, वो है उसके लिए लैंड।
तो पहले सरकार ने कहा था कि 20 एकड़ का प्लॉट चाहिए हमें एक स्कूल बनाने के लिए, उसको घटा के सरकार ने 15 एकड़ कर दिया है, ठीक है। बट समस्या यहाँ पे भी आ रही है, देखो क्या कह रहा है वो, करंट कहाँ गया, हाँ, तो इनका ये कहना है कि जो हिली एरियाज हैं, ठीक है, या जो जहाँ पे नक्सलिज्म थोड़ा ज्यादा सा इम्पैक्ट करता है, या नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हैं, यहाँ पे 15 एकड़ का जुगाड़ करना हम बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो आप वहाँ पे 20,000 पॉपुलेशन ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब मान लो नॉर्थ ईस्ट में आप जाते हो, हिमाचल प्रदेश में आप जाते हो, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 5,000 है, तो क्या वहां पे स्कूल नहीं बनाओगे? स्कूल तो बनाओगे, लेकिन क्योंकि वो हिली एरियाज हैं तो ये 5,000 की पॉपुलेशन भी एक जगह पे नहीं है, एक ही टाउन में नहीं है, ये स्कैटर्ड है, दूर दूर रहते हैं वहां के बच्चे, 2 घर यहाँ पे बने हुए हैं, 10 घर वहां पे बने हुए हैं, तो वो बच्चे उस स्कूल्स को कैसे अटेंड करेंगे? और उस स्कूल के लिए भैया 15 एकड़ जमीन कहाँ से लाएंगे? हिली एरियाज के अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आपको पेड़ वेड़ काटने पड़ेंगे, वो सारी चीजें भी हो जाएंगी। तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी कहा है कि इम्प्रैक्टिकल है, इसके अंदर चेंजेस करने की जरूरत है। अब सरकार क्या चेंजेस करेगी नहीं करेगी ये तो अभी सरकार ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, बट यस ये पूरा प्रोविजन इस तरह से यहाँ पे बनता है, ठीक है जी। थोड़ा सा चलिए ठीक है, इतना ही हो गया, इसमें तो कुछ खास है नहीं क्योंकि कल हम लोगों ने किया था, बाकी सेल्फ रिवीजन के लिए आपको मैंने एक सेपरेट टॉपिक यहाँ पे दे दिया है, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा G20 के बारे में बात कर लेते हैं, कोप के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। G20 समिट हो रहा है अभी फाइनली बाली के अंदर, और क्योंकि नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंसी इंडिया को सौंप दी जाएगी तो भैया मोदी जी वहां पे गए हुए हैं, तो बेसिकली मोदी जी के जाने का तो मेन पर्पज यही है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह पे सिग्नेचर करेंगे और प्रेसिडेंसी इंडिया के पास लेके आएंगे। G20 बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, बहुत बड़ा ग्रुप है, दुनिया की 85% जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड और 66% पॉपुलेशन जो है वो G20 कंट्रीज के अंदर होती है। मेजर फोकस क्या है कि पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी करनी है, दुनिया में जो फूड इन्फ्लेशन चल रहा है, एनर्जी इन्फ्लेशन चल रहा है, उसको लेके जो है यहाँ पे बात की जाएगी। G20 की एक और खास बात होती है, जैसे होता है ना कि भाई आप शादी में जाते हो किसी की, तो किसी किसी से आप 3-3, 4-4 साल के बाद मिलते हो, 5 साल के बाद मिलते हो, तो आप आराम से जो है वहां पे एक दूसरे से बातचीत कर लेते हो, हालांकि गए तो आप शादी में हो, फिर भी आप अपने रिश्तेदारों से वहां पे मस्त एकदम बातचीत करते हो। ऐसा ही होता है G20 में भी, जाते तो सभी G20 के लिए हैं, लेकिन G20 के का अपॉर्चुनिटी का यूज करके वो लोग बायलेटरल समिट भी करते हैं, जैसे मोदी जी जिनपिंग से मिल लिए इसी बहाने, बाइडेन से मिल लिए अलग से कोने में जाके, ठीक है, वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से अलग से मिल लिए किसी और कहीं जगह पे जाके, इस तरह की बायलेटरल टॉक्स भी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं G20 के पूरे प्रीमाइज में, ठीक है, वो यहाँ पे माहौल बनता है। एजेंडा क्या है? अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मोटो क्या है, G20 का मोटो क्या है इस साल का। G20 का मोटो है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। आपसे यूपीएससी में पूछ सकता है कि रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर इज अ मोटो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेस, तो वहां पे आपको कोप देगा, IMF दे सकता है, G20 दे सकता है, G7 दे सकता है, तो ये छोटी छोटी चीजें कई बार एग्जाम में आ जाती हैं और पढ़ने के बावजूद भी फिर हमारे आगे दिमाग से निकल जाती हैं। किन किन चीजों के ऊपर फोकस रहने वाला है? फूड एनर्जी, हेल्थ, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिप्टो करेंसीज, इनके ऊपर फोकस रहने वाला है। ठीक है, इंडोनेशिया में एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस मैंग्रोव ट्रीज हैं, मैंग्रोव्स हैं जिन्हें कहा जाता है तमन हुतन राया, याद रहेगा ना आपको, तमन हुतन राया। तो ये मैंग्रोव काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था पिछले कुछ सालों में, लेकिन इंडोनेशिया की सरकार ने इसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए हैं और उसको 700 एकड़ को रिकवर कर लिया है। तो भैया वो क्या करेंगे, वहां के इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट उनको वहां पे टहलाने लेके गए थे, वहां पे इनको दिखाया कि देखिए सर हम लोगों ने यहाँ पे बढ़िया बढ़िया चीजें की हैं। भैया कुछ तो दिखाओगे ना, अच्छी चीज, चीज खराब थोड़ी दिखाओगे। तो ये है, तो G20 जो है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफरेंट है, ये हम लोगों ने कल बात किया था। डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये काफी डेमोक्रेटिक है, इसमें डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री सब पार्टिसिपेट करते हैं और हर कंट्री को प्रेसिडेंसी मिलती है, हर कंट्री की इक्वल वोट होती है और सभी को जो है मिलने बैठने का यहाँ पे मौका मिलता है। इंडिया नेक्स्ट ईयर का जो होस्ट बनने वाला है ऑफ कोर्स, तो ये हमारे लिए बहुत, इंडिया इतने बड़े लेवल पे इंटरनेशनल जो जो ये जो कॉन्फ्रेंसेस को है सबसे बड़ी पहली बार इस तरह को अरेंज कर रहा है, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से रशिया यूक्रेन का इशू चल रहा है और पोस्ट पेंडेमिक एंड ऑल दैट, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया को अपनी लीडरशिप स्किल दिखाने का।
कौन कौन लोग अटेंड कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे हैं? जो सबसे बड़ी बात है वो है रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन, वो अटेंड नहीं कर रहे हैं भैया। बाकी तो लगभग सभी अटेंड यहाँ पे कर रहे हैं। फ्रांस से, जर्मनी, इटली विटली सब लोग आने वाले हैं। स्पेन एक परमानेंट इन्वाइटी है, मतलब स्पेन को हर साल इन्वाइट किया जाता है, लेकिन स्पेन G20 का पार्ट नहीं है, उसको सिर्फ इन्वाइट किया जाता है। उसके अलावा कंबोडिया, फिजी, नेदरलैंड और रवांडा, सेनेगल, सिंगापुर, सुरीनाम, यूएई, इनके लीडर्स को भी इन्वाइट किया गया था, लेकिन ये टेम्परेरी बेसिस पे, मतलब इस साल किया गया है, अगले साल नहीं करेंगे, लेकिन स्पेन को हर साल किया जाता है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। G20 क्यों, कैसे, कब बना, वो आपको अच्छे से पता ही है, ठीक है। 1999 में क्रिएट हुआ और वो सारी चीजें, ये तो हम लोगों ने बहुत बार कंटेंट यहाँ पे कर रखा है। ट्रोइका के बारे में आपको मैंने बताया था। बस ये तो इतना सही है, ये हम लोगों ने थोड़ा सा कर लिया है। एक और टॉपिक आपको मैं कराना चाहता हूँ, जो कि मैं सीधा आर्टिकल से ही कराऊंगा, क्योंकि इसमें कंटेंट वेंटेंट थोड़ा ज्यादा दमदार कुछ है नहीं। बट ये देखिए, कुछ चार्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर आप पढ़ सकते हो तो। और क्लाइमेट चेंज के बारे में पूरे चार्ट बात करते हैं। पहला चार्ट देखिए क्या कहता है, एनुअल CO2 एमिशन बाय द रीजन इन द बिलियन टन्स, मतलब दुनिया में कौन कौन से रीजन से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, चाइना, ठीक है, चाइना सबसे टॉप पे, अगर आप कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखो तो। भैया इंडिया भी है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूएसए, ये देखिए यूएसए का जो शेयर है वो सबसे ज्यादा है। और फिर यहाँ पे चाइना का देखिए, चाइना वाला जो पिंक कलर है ना, वो कितना ज्यादा दिखाया हुआ है, ये चाइना का पिंक कलर है और यूएसए का ब्लू कलर है, ठीक है। और इंडिया का ये वाला ऑरेंज कलर है, आप क्लियरली देख सकते हो। तो ये दो कंट्री हैं जहां पे सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट एक हिस्ट्री दिखाता है कि हिस्टोरिकली ग्लोबल जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो कैसे चेंज हुआ है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, 853 BCE से लेके टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, यानी कि CO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन था एटमॉस्फेयर के अंदर वो लगभग कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे जाके देखिए एकदम से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो गई। दोस्तों ये ईयर है 750 और मतलब 1850 भी कह सकते हो, ग्रीन रेवोल्यूशन जब शूट हुआ, क्योंकि ब्रिटेन में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, सॉरी ग्रीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सॉरी IR। ब्रिटेन में IR शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ 750 में, लेकिन वर्ल्ड ओवर माना जाता है 1830s 1850s के बाद से शूट हुआ था। तब से लेके देखिए कहाँ भैया, ये जो लेवल था वो था 270 के लगभग पार्ट्स पर मिलियन हमेशा से, और अभी चल रहा है वो अराउंड 420 पार्ट्स पर मिलियन। कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया CO2 हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, राइट। इसका नुकसान तो आपको भुगतना पड़ेगा, भुगत भी रहे हैं, कैसे, टेम्परेचर चेंज करके। 1951 से लेके 1980 के बीच में अगर आप देखो, टेम्परेचर एकदम कितना शूट हो गया है। उससे पहले घटता बढ़ता रहता था, लेकिन रेंज में रहता था। लेकिन ये जो साल आपको दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। देखिए अभी 2022 चल रहा है, पिछले अब तक का जो रिकॉर्ड हमारे पास है, क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखना शुरू किया था ना 1880 से शुरू किया था, 1880 में से लेके अभी तक हम लोग टेम्परेचर का रिकॉर्ड रख रहे हैं ऑफिशियल तरीके से। अभी तक के 19 सबसे ज्यादा जो हॉटेस्ट ईयर्स रहे हैं वो पिछले 20 ईयर्स में आए हैं। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, मतलब और अभी तक पीक नहीं आया है, मतलब टेम्परेचर अभी हर साल बढ़ेगा और बढ़ेगा। आप अंटार्कटिका को देख लो बेचारे को, अंटार्कटिका के अंदर हर साल जो उसका आइस लेवल है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अब भैया जब अंटार्कटिका से बर्फ पिघलेगी तो सी लेवल राइज होगा। आप देखिए सी लेवल किस तरह से राइज हो रहा है, सॉरी ये नीचे वाला सी लेवल देखिए किस तरह से राइज हो रहा है। 1995 से लेके 2022 तक सी लेवल जो है वो 102 mm इंक्रीज हो चुका है। इससे क्या होगा, इससे होगा तो यही कि भैया हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे फ्लड आएगा, आपके जो साइक्लोन्स हैं वो और ज्यादा इंटेंस होंगे, क्योंकि साइक्लोन का सीधा सीधा रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ओशन हीट कंटेंट जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। ये अगर इंक्रीज होगा तो साइक्लोन स्ट्रॉन्ग होंगे, ज्यादा इंटेंसिफाई होंगे, उनकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो आने वाला समय
काफी खराब हमारे लिए रहने वाला है। इसलिए तो कहते हैं भैया क्लाइमेट चेंज के लिए जल्दी से जल्दी एक्शन ले लीजिए, अगर आपको फ्यूचर जनरेशन को सेव करना है तो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। वैसे गाड़ी छूट ही चुकी है लगभग लगभग, बट स्टिल अगर थोड़ा बहुत हाथ में है तो उसको थोड़ा सा सेव कर सकते हैं हम लोग, राइट। चलिए, वेयर नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड। तो अमरजीत सिन्हा जी हैं, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, और इन्होंने जो भी यहाँ पे बात कही है वो इनका पर्सनल व्यू है, बट इन्होंने कोई पॉलिटिकल बात यहाँ पे नहीं बोली है, अच्छी बातें बोली हैं, तो आप इसको अपने नोट्स वगैरह के अंदर ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली इनका जो पूरा फोकस है वो है चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, ज्यादा फोकस तो चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर ही हुआ है, एजुकेशन के ऊपर। तो आपको पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है भैया 2021 में, वो कितना है 132 आउट ऑफ 191, जो कि बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। दुनिया में जितने भी सोशल इंडिकेटर होते हैं, इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहती है वहां पे। तो ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब होता है, इसमें तो हम लोग 3 क्राइटेरिया जो है वो मेजर करते हैं। पहला मेजर करते हैं पर कैपिटा इनकम, दूसरा मेजर करते हैं हेल्थ, और तीसरा मेजर करते हैं एजुकेशन। ठीक है, हेल्थ में भी हमारी हालत बहुत खराब है। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज हुआ था, आप बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और पर कैपिटा इनकम में भी हम लोग जो है लो इनकम कंट्रीज में ही आते हैं, बट एजुकेशन के मामले में भी कोई बहुत आगे नहीं है। एजुकेशन में भी हमारी हालत बहुत खराब है, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने स्टेप नहीं लिए हैं, आजादी के बाद से अभी तक सरकार ने काफी स्टेप लिए हैं, और इंटरनेशनली भी काफी स्टेप लिए गए हैं। जैसे वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन 1990 में एजुकेशन ये स्टेप लिया गया था, इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। इसे जो है जोमेटियन कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। चलिए, तो इंटरनेशनल हो गया। नेशनली कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं सरकार के द्वारा अभी तक? 1987 में पहली बार राजस्थान में अंदर बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलाया गया था, जिसका नाम है शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट। अब राजस्थान में दिक्कत क्या थी, आज भी वो दिक्कत है राजस्थान में, स्कूल तो हैं, स्कूल में टीचर्स नहीं है। एक तो वो एरिया बहुत रिमोट हो जाते हैं और स्कूल टीचर वहां पर जाना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात, स्कूल टीचर्स की भर्ती ही नहीं होती है। तो वो जो अब्सेंटिज्म वाली प्रॉब्लम थी राजस्थान में, ठीक है, उसके लिए 1987 में प्रोग्राम चलाया गया था, जिसने ठीक ठाक काम किया, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया काम किया। फिर 1992 में ही राजस्थान में एक लोक जंबिश करके प्रोग्राम चलाया गया, और पीपल्स मूवमेंट फॉर द एजुकेशन फॉर ऑल। इसमें जो है जो एनजीओ, सिविल सोसाइटी, पंचायत वगैरह, उनको थोड़ा बहुत इंक्लूड किया गया था 1992 में। फिर 1990s में ही बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट भी चलाया गया था भैया, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना था, मतलब हर बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाएगा, वो किया गया था। और इसमें जो है टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी गई थी, और इसे कहा गया था उजाला मॉड्यूल। उजाला मॉड्यूल बिहार में दिया गया था टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, याद रहना चाहिए आपके। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया राइट टू एजुकेशन जो है इट्स अ फंडामेंटल राइट, सेंट्रल एंड द फंडामेंटल। ठीक है, जो 14 साल से कम के बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन दिया जाना चाहिए। फिर बाद में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी ऐड कर दिया गया और फंडामेंटल राइट के अंदर भी ऐड कर दिया गया। अगर आपको याद है तो आप मुझे बताइए वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें हम लोगों ने एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट इंक्लूड किया था। फिर सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया, जिसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर फोकस किया गया। 2001 में इसको लॉन्च किया गया था। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इंप्रूव करना है, एजुकेशन लेवल इंप्रूव करना है, यूनिफॉर्म्स, टॉयलेट एक्सेस, वाटर, टेक्स्ट बुक वगैरह, वो सब सर्व शिक्षा अभियान के अंदर में आता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ प्राइवेट प्रोग्राम भी हम लोगों ने चलाए हैं, जैसे प्रथम, रीड इंडिया, अजीत प्रेम जी का जो फाउंडेशन है वो भी सरकारी स्कूलों को इंप्रूव करने का काम करता है। ये सारी चीजें चलने के बावजूद भी यार इंडिया का रैंक इतना पीछे क्यों है? समस्या तो ये है ना, इतनी सारी चीजें चल रही हैं फिर भी दिक्कत है। दिक्कत जो इस आर्टिकल के अंदर कही गई है वो ये है, we have still not figured out systematic way of recruiting good teachers and establishing teacher development institutions। तो भैया जब टीचर ही हाई क्वालिटी के नहीं होंगे तो आप हाई क्वालिटी एजुकेशन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? टीचर्स के ऊपर काफी ज्यादा इन्होंने यहाँ पे फोकस किया है। मतलब इन्होंने कहा है कि प्रॉब्लम यही है, लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर्स वाली थोड़ी समस्या है। एक तो ये है कि भैया हमारे यहाँ पे बहुत सारे टीचर अभी भी पुराने तरीके से ही पढ़ाते हैं, लेकिन जमाना तो टेक्नोलॉजी का है,
बहुत सारे पुराने टीचर्स टेक्नोलॉजी से वाकिफ ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है, कैसे स्लाइड्स बनानी है, कैसे प्रेजेंटेशन बनानी है, कैसे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, कैसे ऑडियो रिकॉर्ड करने हैं, उनको पता ही नहीं है कैसे उस चीज का यूज करना है। और आजकल के यंग बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उनको तो टेक्नोलॉजी से ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। ये दिक्कतें भी यहाँ पे बहुत सारी हैं। फिर बाद में वो टीचर रिक्रूटमेंट, और टीचर रिक्रूटमेंट में जो करप्शन होता है, वो सारी चीजें भी ऑफ कोर्स हैं। तो ये चीज भी फोकस की जानी चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं? द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स, एजुकेटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स हैव टू बिकम अ प्रायोरिटी, राइट। इन चीजों के ऊपर सरकार फोकस करेगी। सरकार का फोकस किस चीज के ऊपर रहता है पता है आपको? सफाई करवा दी, मिड डे मील के अंदर जो है फंड को थोड़ा सा बढ़ा दिया, टॉयलेट्स बनवा दिए, स्कूल की मरम्मत करवा दी। वो चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेटर्स अच्छे नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छे नहीं हैं, पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, वैकेंसियां भर रही हैं, हर साल बढ़ती चली जा रही हैं, रिक्रूटमेंट जो है टीचर्स के अंदर करप्शन हो जाता है। अरे आप इस चीज के ऊपर फोकस करिए ना। आप होटल की बिल्डिंग जितनी अच्छी बनवा लीजिए, लेकिन होटल का जो शेफ है अगर वही गंदा खाना बनाएगा तो भैया उस होटल का कोई मतलब नहीं है। और जितनी मर्जी अच्छी कोचिंग खोल लीजिए, अगर टीचर अच्छा नहीं है तो फिर क्या फायदा बच्चों को? बिल्डिंग देखने थोड़ी ना बच्चे आए हैं, बच्चे तो पढ़ने आए हैं। तो ये थोड़ा सा समझने की यहाँ पे जरूरत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, सबको अपनी गवर्नेंस को इंक्रीज करने की जरूरत है, ताकि डिलीवरी अच्छी हो सके और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो सके। और जो फंड्स आते हैं ना, वो डायरेक्ट स्कूल के पास आए। स्कूल को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए कि उन फंड का वो कैसे यूज कर सकता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। टीचर की वैकेंसी जो है उसको लेके भी स्कूल को काफी पावर मिलनी चाहिए। किसी किसी स्कूल में तो ऐसा होता है कि ज्यादा टीचर हैं, किसी किसी में टीचर है ही नहीं, एक ही टीचर हर क्लास को पढ़ा रहा है, टीचर भी वही, प्रिंसिपल भी वही है, सारे काम बेचारा अकेला ही कर रहा है। ठीक है। फ्यूअर नॉन टीचिंग टास्क, टीचर्स को बहुत अलग अलग टास्क दी जाती हैं, जैसे सेंसस करवाना हुआ, चलो टीचर्स को ले आओ, इलेक्शन हो गए, चलो टीचर्स को ले आओ। अरे भैया सारे उसका काम पढ़ाना है, नॉन टीचिंग काम उसको क्यों दे रहे हो? पहली वैकेंसी बड़ी हुई है, उसके अलावा बेचारे को इधर इन्वॉल्व कर देते हो, तो क्वालिटी कहां से आएगी? उसके अलावा पंचायत को भी यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत है। पंचायत की इवन अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जरूरत है। पंचायत को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए अपने गांव में एजुकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए। नीड टू वर्क ऑन द कम्युनिटी कनेक्ट एंड द पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट्स, पेरेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। मैंडेटरी कर देना चाहिए कि पेरेंट टीचर मीटिंग हो, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में बातचीत हो, कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, राइट। उसके अलावा कम्युनिटीज अगर यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी, अगर गांव पंचायत ग्राम सभा इन्वॉल्व होगी, चाहे वो फंडिंग को लेके हो, चाहे वो फंक्शंस को लेके हो, कोई भी चीजें हो, चाहे वो टीचर के डिसिप्लिन को लेके भी क्यों ना हो, ज्यादा बेटर रिजल्ट यहाँ पे डेफिनेटली नजर आएंगे। तो इन्होंने बेसिकली कुल मिला के एक बात कही है कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करिए, पंचायत को इन्वॉल्व करिए, एनजीओज को इन्वॉल्व करिए, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए, स्कूल की फंडिंग स्कूल को दीजिए, उनको ज्यादा पावर दीजिए। ठीक है, तब जाके चीजें यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूव होंगी। उसके अलावा देखिए, एक हमारे पास एक एनजीओ है संपर्क फाउंडेशन करके, ये स्कूलों में और टीचर्स को टेक्नोलॉजी सिखाते हैं और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड भी करवाते हैं, है ना। इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवा दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड करा दी, ऑडियो डिवाइस प्रोवाइड करवा दिया, जिससे बच्चे थोड़ा बेटर सीखते हैं। लेकिन अभी ये चीजें बहुत इनिशियल लेवल पे हैं, बहुत ग्राउंड लेवल पे हैं, इसको देश भर में लेके जाने की जरूरत है, तभी चीजें इंप्रूव होंगी। और खासकर जो प्री स्कूल और क्लास 3 के जो बच्चे होते हैं, इन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से बच्चे का स्कूल को लेकर इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर आपने इनिशियली 3-4 साल बच्चे का डेवलप कर दिया इंटरेस्ट, तो उसको पढ़ाई में मजा आने लगेगा, राइट। पढ़ाई में मजा आएगा तो आगे उसका पूरा फ्यूचर सेट हो जाएगा। ये है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो क्वेश्चन भी लिख सकते हो, क्वेश्चन लिखना चाहते हो दैट क्वेश्चन आप इस तरह से लिख सकते हो, डिस्कस द प्रॉब्लम्स with primary education in India, suggest some solutions with examples। ठीक है, ये लिख सकते हो। और लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो that despite taking
many steps in the past education standard at primary level has not improved. Discuss the issues और challenges लिख सकते हो. Discuss the challenges and suggest some solutions. इसी तरह का क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, तो 150 वर्ड्स में आप इनको लिख सकते हो. ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है. पहले अपना कंटेंट अच्छे से तैयार करो और कोशिश करना कि 8 से 10 मिनट में इसको लिख लो. वैसे एग्जाम में तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, एग्जाम में तो आपको हार्डली 6 और 7 मिनट मिलती है, बट ठीक है, थोड़ा 8, 10, 15 मिनट भी ले सकते हो फिलहाल इस स्टेज पे. ठीक है, चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था. और लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट द माइंड. तो नई नई चीजें सीखते रहिए, कभी बोर नहीं होंगे, मजा आएगा हमेशा आपको पढ़ने में. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही था. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद.